रांगे राघव को आधुनिक हिंदी साहित्य के जीनियस लेखकों में स्थान देने में किसी को भी संकोच नहीं होगा। 21 जनवरी 1923 में आगरा में जन्मे रांगे राघव का नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था। रांगे राघव उनका लेखकीय नाम था। उनके रचना कर्म की विपुलता को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने मात्र 39 वर्ष का जीवन पाया था। 12 सितंबर 1962 में उनकी मृत्यु हुई। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तूफानों के बीच रिपोर्टाज की रचना की और फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। मृत्यु पर्यंत उन्होंने साहित्य लेखन किया। उनके द्वारा रची गई तथा अनुवादित किताबों की संख्या 150 है। उनके अध्ययन, चिंतन और लेखन की गति और निरंतरता की कल्पना ही की जा सकती है। साहित्य के अलावा उनकी चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में गति थी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त ब्रज भाषा पर उनका अधिकार था। उनकी प्रतिभा और उनके अध्ययन की तुलना राहुल सांकृत्यायन जैसे रचनाकारों से की जा सकती है, जिनके अध्ययन का दायरा विशाल होता है तथा जिनकी मेधा विश्राम लेना नहीं जानती, जो निरंतर रचना कर्म में संलग्न रहते हैं। उनके विराट लेखन कर्म को विभिन्न सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। 1947 में उन्हें हिंदुस्तानी एकेडमी अवार्ड दिया गया। 1954 में उन्हें डालमिया अवार्ड मिला। 1957 तथा 1959 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के साहित्य पुरस्कार मिले। मृत्यु के एक वर्ष पूर्व 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया। उनकी मृत्यु के उपरांत 1966 में उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रांगे राघव किसी वाम विचारों के लेखक संगठन के सदस्य नहीं थे, किंतु यदि उनके जीवन का समग्रता से मूल्यांकन किया जाए और उनके विचारों को देखा जाए तो अपने विचारों से वे प्रगतिशील हैं। अपने विचारों से वे रूढ़िभंजक और मानवतावादी भी हैं। वे पुरातत्व और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के गूढ़ ज्ञाता थे। अपने लेखन में इतिहास की द्वंद्वात्मकता पर वे उंगली रखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन और चिंतन में गतिरोधी विचार कौन से हैं और गतिशील विचार कब और कैसे हमारे सोच के हिस्से बने, इसे अपने लेखन में रांगे राघव रेखांकित करते रहे। आर्य और अनार्य जातियों के संघर्ष, मेल और समन्वय की तलाश जिस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, उसी तरह का प्रयास रांगे राघव भी अपने लेखन में करते रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण कहानियाँ शीर्षक से कहानियाँ लिखी हैं। भूमिका में उन्होंने अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए यह लिखा है कि प्राचीन भारत में आर्य परंपराएं कई अनार्य परंपराओं के साथ मिल गई थी। इसलिए प्राचीन भारतीय कहानियों में विभिन्न प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। महाभारत युद्ध के बाद हिंदू धर्म ने वैष्णव और शाक्त परंपराओं से नया रूप धारण किया। रांगे राघव का अभिमत है कि दोनों ही चिंतन परंपराओं ने अपने ढंग से उसे नया रूप दिया। वेद और उपनिषद के प्राचीन पात्रों ने भी नवीन रूप ग्रहण किया। उस समन्वय से प्राचीन कथाओं की कठोरता तरल हुई तथा उसमें नव मानवतावाद का प्रवेश भी हुआ। रांगे राघव ने उक्त कथाओं के संदर्भ में यह भी कहा है कि भारत के प्राचीन कालीन रचनाकार आंतरिक और बाह्य संकीर्ण सांप्रदायिक सोच तक सीमित नहीं थे। वे मानवतावादी दृष्टि को महत्व देते थे। हमारी चिंतन परंपरा के ऐसे विचार हमें प्रेरित करते हैं। उपन्यास। रांगे राघव के रचना कर्म के विराट कैनवास पर उपस्थित उनकी कृतियों को समग्रता में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को रेखांकित करने पर भी वह सूची छोटी नहीं बन पाती।
उनके कथा साहित्य और किसी एक प्रतिनिधि कहानी पर चर्चा करने के पूर्व हम उनके समग्र रचनात्मक योगदान पर एक दृष्टि डालें। रांगे राघव के लेखन कर्म का सर्वाधिक विशद अंश उपन्यासों का है। इसके अतिरिक्त उनकी आलोचना की किताबें हैं। यह रेखांकित करने योग्य तथ्य है कि शेक्सपियर उनके प्रिय लेखक थे, अतः उनके नाटकों के हिंदी अनुवाद उनकी सृजन यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। संभवतः इतनी मात्रा में शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद किसी एक लेखक ने हिंदी में नहीं किए। रांगे राघव के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं घरौंदा, आखिरी आवाज़, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, उबाल, कब तक पुकारूं, चीवर, देवकी का बेटा, धरती मेरा घर, पथ के पाप, भारती का सपूत, मेरी भव बाधा हरो, यशोधरा जीत गई, पतझर, रत्ना की बात, राई और पर्वत, राह न रुकी, लखिमा की आँखें, लोई का ताना, विषाद मठ आदि। रांगे राघव के उपन्यास साहित्य का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि इतिहास के विकास, वर्गों के संघर्ष और समाज को गति देने वाले चरित्रों के माध्यम से वे सभ्यता संस्कृति का आकलन करते हैं। इतिहास और पुरातत्व उनके प्रिय विषय थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता को केंद्र में रखकर मुर्दों का टीला की रचना की गई। कब तक पुकारूं हिंदी उपन्यास साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इस उपन्यास में समाज के सबसे नीचे के हिस्से पर अवस्थित वर्गों में से एक नट जाति की जीवन पद्धति, रीति रिवाज और उसके संघर्षों का विशद चित्रण है। यह उपन्यास उस जाति की महागाथा होने के साथ ही विभिन्न वर्गों के चरित्र और पात्रों के मनोविज्ञान पर रोशनी डालता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में सक्रिय योगदान देने वाले चरित्रों को केंद्र में रखकर कथा काव्यतान रचने में रांगे राघव की विशेष रुचि और कुशलता स्पष्ट है। इतिहास के गहन अध्ययन के बिना यह कार्य दुष्कर है। उनकी इन रचनाओं में उनकी प्रगतिशील विचारधारा स्पष्ट है। विचारधारा को उन्होंने रूढ़ि की तरह स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके अपने तर्क भी थे। उनके उपन्यास भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न पृष्ठों को उद्घाटित करते हैं। इतिहास का दोहराव मात्र रांगे राघव का उद्देश्य नहीं है। हम उनके उपन्यासों पर एक दृष्टि डालें तो उनके लेखन कर्म का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। उनका चीवर उपन्यास हर्षवर्धन के काल में भारतीय सामंती व्यवस्था के पतनशील चरित्र को प्रस्तुत करता है। उबाल, धरती मेरा घर और पथ का पाप, ये उपन्यास आधुनिक भारत के ग्रामीण जनजीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हैं। उबाल एक दीनहीन लड़की के जीवन को केंद्र में रखता है, जबकि धरती मेरा घर राजस्थान के लोक जीवन पर आधारित है। पथ का पाप में ग्रामीण जीवन में आए बदलाव के साथ ही धार्मिक रूढ़ियों का मार्मिक चित्रण है। देवकी का बेटा भारतीय महाकाव्य के महान नायक कृष्ण पर आधारित है, किंतु इसमें पौराणिक दृष्टि का दोहराव नहीं है। मेरी भव बाधा हरो कवि बिहारी के जीवन पर आधारित रीतिकाल के कवियों की विशेषताओं की ओर यह इंगित करता है। उस काल को केवल निंदा की दृष्टि से देखे जाने के पक्ष में लेखक नहीं है। जगन्नाथ रत्नाकर ने हिंदी साहित्य के प्रथम आधुनिक लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारती का सपूत कहा था। जाहिर है कि रांगे राघव का उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और कर्म पर प्रकाश डालता है। यशोधरा जीत गई गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग की मार्मिक कथा है। पतझर को भी अपने किस्म का उपन्यास माना जा सकता है, जिसमें एक प्रेमी जोड़े के आधार पर आदिम युग से लेकर आधुनिक युग की सभ्यता संस्कृति का चित्रण किया गया है। लोई का ताना कबीर की युगीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में रांगे राघव की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अभिमत से
असहमति स्पष्ट देखी जा सकती है। वे ब्राह्मणवादी दर्शन के भेदभाव को नकार कर सांस्कृतिक जन जागरण के पुरस्कर्ता के रूप में कबीर को प्रस्तुत करते हैं। रत्ना की बात तुलसीदास के पक्षों को सामने रखकर लिखा गया है। राह न रुकी में महावीर युग के पुनर्जागरण का चित्रण है, जिसमें ब्राह्मणवादी संस्कृति को चुनौती दी। लखीमा की आँखें कवि विद्यापति की उस रचना धर्मिता को रेखांकित करने वाली रचना है जो ठेठ लोक भाषा का भी सम्मान करती है। उपन्यास विषाद मठ नाम के पीछे यह दिलचस्प तथ्य है कि यह बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का विलोम है। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन के अंतिम दौर में पड़े भीषण अकाल की स्थितियों को प्रस्तुत करता है। रांगे राघव के उपन्यासों में सभ्यता संस्कृति के गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। इतिहास के संघर्ष भी इनमें मौजूद हैं। इसे हम पहले ही कह चुके हैं कि शेक्सपियर के नाटकों के प्रति रांगे राघव का विशेष आकर्षण था। उन्होंने ऑथेलो, जूलियस सीजर, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक इट, तिल का ताड़, मच एडो अबाउट नथिंग, तूफान, टेम्पेस्ट, निश्चल प्रेम, लव्स लेबर लॉस्ट, 12वीं रात, 12th नाइट, मैकबेथ, वेनिस का सौदागर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नाटकों के इन अनुवादों के अतिरिक्त उनके मौलिक नाटक भी संस्कृति के मिजाज को परखने का उपक्रम करते हैं। ये नाटक हैं रामानुज, विरुद्धक, स्वर्ग भूमि का यात्री, आखिरी धावा, हातिम मर गया। आलोचना। रांगे राघव की आलोचना इतिहास के विकास क्रम में संस्कृति और वर्गीय चेतना की पड़ताल करती है। भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संघ परंपरा और समाज, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग उनके आलोचना ग्रंथ हैं। काव्य तथा कहानी। अजेय, खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया रांगे राघव के काव्य संकलन हैं। रांगे राघव के इस विस्तृत रचना पटल पर कहानी संग्रहों की संख्या भी कम नहीं है। देवदासी, साम्राज्य का वैभव, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, समुद्र के फेन, पंच परमेश्वर, नई जिंदगी के लिए, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक, उनके कहानी संग्रह हैं। उनकी सबसे पहली प्रकाशित कहानी अभिमान हंस पत्रिका के दिसंबर 1944 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अधिकांश कहानियाँ 1942-43 से 1950-51 के अंतराल में लिखी। 1947 में उनका पहला कहानी संग्रह साम्राज्य का वैभव प्रकाशित हुआ और अंतिम संग्रह एक छोड़ एक उनकी मृत्यु के बाद 1963 में प्रकाशित हुआ, जो वस्तुतः उनकी नई पुरानी कहानियों का चयन है। सामाजिक पृष्ठभूमि। दृष्टव्य है कि हर गंभीर रचनाकार के सृजन पर युगीन घटनाओं का दबाव होता है। रांगे राघव का रचनाकाल हमारे देश का वह विरल कालखंड है जो राजनैतिक सामाजिक हलचलों से भरा हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जनता की मानसिकता के बदलाव का काल था। वह राजनीतिक संघर्ष द्वारा नए समाज के निर्माण के स्वप्न का और फिर उसके
भंग होने का भी समय था। उस कालखंड पर विश्व युद्ध की काली परछाई और बंगाल के भीषण अकाल का दंश भी था। भारत पाक विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, गांधी जी की हत्या, साम्यवाद से परिचय और साम्यवादी दलों पर पाबंदी का वह समय था। नेहरू युग के आदर्श, उसकी असफलता और नेहरू युग का अंत भी उसी समय हुआ। गरज की भारतीय बुद्धिजीवी के मानसिक उद्वेलन से गुजरने का वह समय था। स्वाभाविक है कि इतिहास के विकास पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने वाले और सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील रांगे राघव जैसे कथाकार की कहानियों पर उन घटनाओं का प्रभाव है। तत्कालीन यथार्थ से मुठभेड़ करने वाले हिंदी कथाकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान असंदिग्ध है। काल की खरोंचें, स्वप्न और संघर्ष की अनुगूंज उनकी कहानियों में स्पष्ट सुनी जा सकती है। आलोचनाओं की परवाह किए बगैर वे अपनी रचनाओं में अपने मंतव्यों को संप्रेषित करते हैं। वर्गीय विशेषताओं से भरे कितने ही जीवंत पात्र उनकी कहानियों में उपस्थित हैं। कस्बे, शहरों के निम्न और मध्य वर्ग, गुंडे लफंडरों से लगाकर गांव देहात के पीड़ित दलित चरित्रों की जैसी वैविध्यपूर्ण छवियाँ और वातावरण के जैसे बिंब यहाँ हैं, वे लेखक को अपने समय के उन गिनती के कथा शिल्पियों में सहज ही शुमार कर देते हैं, जिन्होंने हिंदी कहानी की कथा परिपाटी के चौखटे को इसलिए तोड़ा ताकि वह बदलते जटिल यथार्थ और संवेदन को अपने आंगन में जगह दे सकें। एक ऐसे ही जीवंत पात्र गदल को केंद्र में रखकर लिखी गई उनकी कहानी पर हम चर्चा करेंगे। एक कहानी गदल। गदल एक स्त्री का नाम है जो कहानी का केंद्रीय पात्र है। हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श के प्रारंभ होने से भी कई वर्ष पूर्व यह कहानी लिखी गई थी। किसी सीमा तक यह समाज के निचले तबके की स्त्री अस्मिता को रेखांकित करती है। श्रमजीवी समाज में स्त्री आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन नहीं होती, क्योंकि वह श्रम करके जीवन यापन कर सकती है। गदल कहानी ऐसी ही पृष्ठभूमि पर रची गई यथार्थवादी कहानी है। 20वीं सदी के मध्य में भारत के गूजर समाज के कड़ियल स्वभाव और उनके रीति रिवाजों का वर्णन इस कहानी को विशिष्ट बनाता है। जो गूजर समाज इस कहानी में चित्रित है, उसकी दो शाखाओं लौहरे और खारी के बीच ऊंच नीच का भेद है। खारी अपने आप को लौहरों से ऊंचा समझते हैं। कहानी का मूल तनाव बिंदु यही है कि खारियों की विधवा स्त्री गदल ने लौहरों के पुरुष से शादी कर ली है। गदल गुन्ना नाम की खारी गूजर की विधवा है। गदल को लेखक इस रूप में चित्रित करता है। लगभग 45 वर्ष की और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। लेखक ने कहानी का प्रारंभ नाटकीय ढंग से किया है। गदल को उसका बेटा निहाल पकड़कर घर ले आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ का लौहरों के किसी आदमी के घर बैठ जाना परिवार का अपमान है। गदल के देवर डोडी की राय से ऐसा किया गया है। कहानी के दूसरे हिस्से में लेखक अपने प्लॉट को स्पष्ट करता है, जो उस काल का पॉपुलर कथा शिल्प था। पाठक को सूचना इस तरह मिलती है। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा बेटा 4 का और तीसरी छोटी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा, ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर घुटरू चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था।
जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ होने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लौहरे गूजर के यहाँ जा बैठी थी। यूँ जिस विधुर लौहरे गूजर मौनी के घर जाकर वह बैठी थी, वह भी उससे अपना मतलब साधने का ही इरादा रखता है। वह सोचता है, खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूंकने वाली की ज़रूरत भी थी। गदल की त्रासदी ही यह है कि उसके देवर और उसके बेटों को लगता है कि लौहरे गूजर को अपना दूसरा पति बनाकर गदल ने परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी, क्योंकि खारी गूजर अपने को लौहरों से ऊंचा मानते थे। दूसरी ओर मौनी गूजर के परिवार के लोगों को लगता है कि पति बदलने के दंड स्वरूप गदल ने अपने बेटों को हंसुली और कड़े देकर चालाकी की है। मौनी की भाभी ताना मारते हुए अपने देवर से कहती है, 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थूहा तक लग जाएंगे, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे। इसका उतना ही तीखा उत्तर गदल का यह है कि वह मालकिन बनकर रहेगी, बांदी बनकर नहीं। उसकी टेक यह है कि वह ना तो अपने बेटों के अधीन है और ना ही नए पति के परिवारजनों की आश्रित है। रांगे राघव की विशेषता यह है कि वे यथार्थ का दामन कभी नहीं छोड़ते। अपने पात्र के माध्यम से वे स्त्री अस्मिता की ओर इंगित जरूर करते हैं, किंतु उस काल और वर्ग की स्त्री की सोच और सीमा को जस का तस रखते हैं, जो यथार्थ की मांग है। गदल का स्पष्ट मत है कि चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर। जब उसका देवर डोडी उससे शिकायत करता है कि वह अपना घर छोड़कर दूसरे आदमी को पति बनाकर चली गई, तो गदल का स्पष्ट मत है कि उसके पति के मरने के बाद उसके देवर को चाहिए था कि उसके समाज की लोक रीति के अनुसार उससे शादी कर लेता, क्योंकि उसका देवर विधुर हो चुका था। ऐसी स्थिति में उससे तीखी बातें सुनकर जब उसका देवर उसे धौंस तो देता है किंतु उस पर हाथ नहीं उठा पाता, तो वह कहती है, अरे कोई बैहर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। लेखक अपनी नायिका की स्वाधीन रहने की कामना और उसके स्वाभिमानी व्यक्तित्व का चित्रण अवश्य करता है, किंतु पुरुष की मर्दानगी की बाबत उसकी धारणा को सामाजिक यथार्थ की सीमा में रखता है। 20वीं सदी के मध्य तक श्रमजीवी समाज में शिक्षा के अभाव में स्वयं स्त्री की धारणा की परछाई गदल की सोच में मिलती है। वह दुस्साहसी है, आत्मनिर्भर है, किंतु अपने समाज की मान्यताओं और सोच की सीमा से घिरी हुई है। यह कमजोरी नहीं बल्कि वर्गगत सोच का दायरा है। वह उस दायरे के भीतर स्वाधीन रहना चाहती है। उसकी निडरता और उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व उसे दुस्साहसी तक बनाता है। इसी तरह उसका स्वाभिमान भी रूढ़ मान्यताओं से घिरा हुआ है। अपने देवर और पुत्रों पर उसकी नाराज़ी इसलिए भी है कि उसके पति के मरने पर उन्होंने पूरी बिरादरी को खाना नहीं खिलाया। वह अपने देवर डोडी से कहती है, मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर ओठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए, तू भैया, 2 बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल, क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। गदल कहानी एक स्त्री पात्र पर केंद्रित है, किंतु उसकी विशेषता एक जनजाति की जीवन पद्धति की पृष्ठभूमि का चित्रण भी है। वह समाज अपने पूरे कड़ियलपन और रीति रिवाजों के साथ पाठक के समक्ष उपस्थित होता है। कहानी में घटना की तीव्रता उसके उत्तर भाग में है। वस्तुतः रांगे राघव कथा साहित्य में
जनजीवन के चित्रण के लिए जाने जाते थे। इस बिंदु पर उनके उपन्यास कब तक पुकारूं का विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है। नट जाति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विशाल कैनवास को यह रचना चित्रित करती है। गदल कहानी को महत्वपूर्ण कहानी मानने का एक आधार यह भी है कि यह एक स्त्री पात्र के स्वाभिमान के अलावा उसके समाज के यथार्थ को रचती है। तीव्र घटनाओं के बीच यह कहानी संपन्न होती है। डोडी की मृत्यु हो जाती है, किंतु मौनी गदल को अपने परिवार के पास जाने से रोकता है, लेकिन गदल रात को चुपके से निकल भागती है। वह अपने बेटों से कहती है कि वे अपने काका का मृतक संस्कार में पूरी बिरादरी को खिलाएं। जब बेटे कहते हैं कि 25 आदमी से अधिक को भोज में बुलाने का नियम नहीं है, तब वह बिरादरी के दस्तूर का वास्ता देकर तथा पूरा खर्च स्वयं उठाने का आश्वासन देकर उन्हें राजी कर लेती है। वह दरोगा को रिश्वत देकर दखलंदाजी न करने के लिए मना लेती है, किंतु ईर्ष्यावश मौनी बड़े दरोगा को सूचना दे देता है। परिणाम स्वरूप जब खारी गुजर बिरादरी जीम रही थी, तभी थाने से आकर सिपाही कार्यक्रम को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि बड़े दरोगा के आदेश पर दरोगा आकर छापा मारेंगे। वह राजकाज की बात समझाता है। गदल अपने आत्मविश्वास और अज्ञान के चलते बिरादरी को राज्य से ऊपर बताते हुए अड़ जाती है। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। हथियारबंद पुलिस के आने पर गदल मृत्यु भोज को जीमते हुए बिरादरी के लोगों को सौगंध देती है कि वे खाकर ही उठें और पीछे से निकल जाएं। गदल की योजनानुसार खारी गुजर छत पर बैठ भरमार बंदूकों से लैस होकर पुलिस दल पर फायर करने लगते हैं। गदल खुद भी छत पर जाकर बंदूक लेकर मोर्चा संभालती है और अपने बेटों और उसके परिवारों को वहां से निकाल देती है। पुलिस पीछे से घेरा डालकर छत पर पहुंचकर गोली चलाती है। गदल को पेट में गोली लगती है। दरोगा के पहुंचने पर खून में भीगी हुई मृत्यु के निकट पहुंची गदल मुस्कुराकर कहती है, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा के यह पूछने पर कि वह कौन है, गदल मरते मरते कहती है, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। प्रश्न उठता है कि उसी की के बाद वस्तुतः क्या है और कौन है। प्रश्न यह भी है कि कथा नायिका ने जो कुछ भी किया पाठक उसे किस रूप में ले। यह भी कि लेखक वस्तुतः क्या सिद्ध करना चाहता है। हम इस अंतिम प्रश्न के उत्तर की तलाश से शुरू करें। लेखक का मंतव्य समाज के उस वर्ग के जीवन का एक चित्र उपस्थित करना है जो अपनी रूढ़ियों और विचारों में जी रहा है। उन जातियों में आपसी संबंधों की धारणा एकदम भिन्न थी। उसके अनुसार उनकी संवेदनाओं का रूप बनता था। उन्हें उसी स्थिति में छोड़कर समाज आगे निकलने का अभिमान करता है। क्या हमारे समकालीन विकास की परिभाषा में ऐसे समाज शामिल हैं? लेखक अपनी ओर से कुछ कहता नहीं है, किंतु लेखन में उसकी पक्षधरता स्पष्ट है। उसकी रचना धर्मिता में वह वर्ग शामिल है। उसके अलावा व्यक्ति और इस वर्ग की सत्ता और व्यवस्था से द्वंद्व के संकेत भी इस कहानी में हैं। कथा नायिका गदल को ऐसे स्त्री पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपनी अस्मिता का तीव्र आग्रह है, किंतु उसकी सीमाएं वही हैं जो उसकी जीवन स्थितियों की देन है, जिसमें वह जन्मी और पली बढ़ी है। वह स्त्री होने का अभिशाप झेल कर भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा की आग्रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लेखक किसी वायवीय आदर्श से प्रेरित होकर उसके चरित्र का उदात्तीकरण नहीं करता। उसके आसपास का सारा समाज क्या सहानुभूति का पात्र नहीं है? उसी की के बाद कोई भी शब्द हो सकता है, किंतु वह
गहन आत्मीय और आकर्षण को व्यक्त करने वाला होगा। कठोर और विरोधी स्थितियों के बीच गदल और डोरी के बीच एक मधुर संबंध है, जिसके संकेत कहीं कहीं मिलते हैं। गदल के प्रति डोरी के मन में सम्मान भाव तो है ही, तरलता भी है। इसीलिए वह शिकायत करता है कि उसकी बीवी और बच्चे काल के ग्रास में चले गए, किंतु गदल का घर छोड़कर जाना उससे भी अधिक त्रासदायक है। दूसरी ओर गदल की अपेक्षा थी कि पति की मृत्यु के बाद डोरी उसे अपना ले। गदल के जाते ही डोरी की मृत्यु हो गई। गदल को आभास हुआ कि उसके बिना डोरी की आत्मा कितनी बेचैन हो गई। मरते समय दरोगा से कहा गया उसका वाक्य इस कहानी को एक अपरिभाषित संबंध की कहानी भी बनाता है। कहानी के अंतिम वाक्य में लेखक उस संबंध को भी समेट लेता है। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखलाई दे रही थी जैसे पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी हुई लालटेन।